Hello, Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel Value Plus Campus 2611. This video is sample recorded video for our offline classes and live streaming classes. आप जो है हमारी ऑफलाइन क्लासेस और लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस जो YouTube पे चलती हैं उनसे जुड़ सकते हो। ये जो वीडियो है ये स्पेशली एक डेमो वीडियो आप कह सकते हो, बट ये एडवांस कंप्यूटर की मैराथन क्लास होगी और कॉपी पेन आप लेकर बैठ जाएं और अच्छे तरीके से सीखें और बाद में YouTube पे कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। 8 के क्वेश्चन लिखे हैं, 4 क्वेश्चन नहीं थे, ये 6 से 8 क्वेश्चन थे जो हरियाणा पुलिस के अंदर पूछे गए थे। HR पुलिस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये 6 से 7 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना C++ के हम कह सकते, ना हम इन्हें जावा के कह सकते, ना हम इन्हें पाइथन के कह सकते। ये क्वेश्चन है ऊप्स से। ऊप्स एक कंसेप्ट है जिसे हम फुल फॉर्म में कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ये कंसेप्ट है जो लैंग्वेज यूज़ करती है। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है? C++ भी यूज़ करती है इसको, पाइथन भी इस कंसेप्ट को यूज़ करती है और आपकी जावा भी इस कंसेप्ट को यूज़ करती है। अब हम ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन जावा से है, ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन C++ से, ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन पाइथन से है, क्योंकि ये एक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो ये 4 क्वेश्चन मैं एक बार थोड़ा सा आपको ये बताने के लिए कि हाँ इस तरीके से मैं ये चीज़ें आपको करवाऊँगा C++ की, और ये ऊप्स का कंसेप्ट लेके चलूँगा। बाकी जो प्रोग्रामिंग हमने की है C लैंग्वेज के अंदर वो सारी C++ में भी आपकी वर्क करेगी। सिर्फ और सिर्फ C++ में अलग क्या रहेगा? वो रहेगा C आउट और C इन, जो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। यानी कि हमने चलानी कौन सी लैंग्वेज है? चलानी हमने पाइथन है, क्योंकि पाइथन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऊप्स का कंसेप्ट हमने समझना है। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लो। जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार सारी वीडियो मेरी पिछली ज़रूर देखें, अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है सारी चीज़ें। अदरवाइज आपको कोई हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहे समझने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन थे आपके पास, क्रिएट डेटा, टू स्टार्ट थिंग, ए एंड बी और नीदर ए और नॉर बी। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन ए C++ प्रोग्राम, C++ के प्रोग्राम के अंदर डेटा इन क्लास बाय डिफ़ॉल्ट इज। क्लास का जो डेटा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, या इनमें से कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन था ऊप्स। ऊप्स जो एक कंसेप्ट है ये अलाउ करता है यू टू हाइड अननेसेसरी डेटा। अननेसेसरी डेटा को हाइड करने में आपको आज्ञा देता है। उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने जो लिखा हुआ वो C++ हैज C आउट। ये कह रहा है कि C आउट होता है किसके अंदर? C इन होता है। विच आर जो हैं क्या हैं? फंक्शन है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है या मेंबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम इसके अंदर करेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं सारी चीज़ें इसकी C++ की स्टार्ट करवाता हूँ। ये क्वेश्चन आपने ले लिए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसके बाद मैं C++ आपके लिए शुरू करता हूँ जी। तो अब हम जो है C++ देखेंगे, स्टार्टिंग से बिल्कुल सारी चीज़ें सीखेंगे, समझते चलेंगे। देखो C++ C से किस प्रकार डिफरेंट है, पहले ये चीज़ भी हमें समझना ज़रूरी है। और C++ हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? C से काम नहीं चल सकता था क्या? या फिर C++ से काम नहीं चल सकता था क्या पाइथन की ज़रूरत पड़ी? या फिर पाइथन से काम नहीं चल सकता था क्या जावा की ज़रूरत पड़ी? 1000 लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं 1000 लैंग्वेजेस हैं। तो क्या एक लैंग्वेज से ऐसा पॉसिबल नहीं था? तो देखते ऊप्स जो कंसेप्ट है, ऊप्स के अंदर कुछ फीचर्स हैं। ऊप्स के कुछ फीचर्स हैं जो फीचर्स इसको पावरफुल लैंग्वेज बना देते हैं। किसको बना देते हैं पावरफुल लैंग्वेज? जो भी इन फीचर्स को यूज करेगा, जो भी लैंग्वेज इन फीचर्स को यूज करेगी उसको पावरफुल लैंग्वेज ये बना देंगे। ऐसे क्या फीचर हैं जो C में नहीं थे? इसी के अंदर हमने यूजर डिफाइन पढ़ा था। यूजर डिफाइन में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लास। स्ट्रक्चर हमने C में पढ़ा था,
C++ में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे। इसके मैं फीचर्स लिखूंगा सबसे पहले कि फीचर्स क्या क्या हैं, उनमें से ही क्वेश्चन जो है आपको एक एक दो दो क्वेश्चन उनमें से जरूर मिलेंगे, और पहले भी उनमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो लेट मी राइट लिखते हैं। पहला फीचर्स अगर हम कहें इसके अंदर होता क्या क्या है, हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर क्लास, ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, फोर्थ नंबर पे जो हम पढ़ेंगे एनकैप्सुलेशन, फिफ्थ नंबर पे जो हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन, सिक्स्थ नंबर पे जो हम पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन शायद आपसे पूछ लिया जाए डायनेमिक बाइंडिंग, शायद इससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, शायद ना भी पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से श्योर है क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से श्योर है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीज़ें हैं जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अभी तक जो दो क्वेश्चन आए हैं वो एब्स्ट्रैक्शन के आए हैं, एक क्वेश्चन एनकैप्सुलेशन का आया है, एक क्वेश्चन इनहेरिटेंस का आया है, और दो क्वेश्चन क्लास के आए हैं। तो इस तरीके से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 और 2 4 और 2 6 से 7 क्वेश्चन अभी तक जो है पूछे गए हैं इसके क्लास के। तो मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले क्लास होती क्या है, CLASS। क्लास इज powerful feature of C++ लैंग्वेज कह लीजिए या फिर ऊप्स कह लीजिए, C++ में ही हम इसको मेनली यूज़ करेंगे। मेनली तो ऊप्स के फीचर अगर आप देखोगे कहीं किताबों में लिखा मिलेगा, मेनली अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको मिलेंगी। क्लास और ऑब्जेक्ट नॉर्मली है, ये चीज़ें कई बार लिखी मिलती भी हैं, कई बार लिखी भी आपको नहीं भी मिलेंगी। क्लास है क्या एक्चुअली, ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शंस। इसको अकेला मैं फंक्शंस भी कह सकता हूँ, ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर्स और फंक्शंस, और डेटा फंक्शंस में इसको कह सकता हूँ। देखो समझने की ज़रूरत है, समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको क्यों है। देखो जब हम C लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर हमने बहुत सारे वेरिएबल पढ़े थे। जैसे सपोज करो कि हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना है और स्टूडेंट के मार्क्स निकालने हैं, जिसमें से ऐसा स्टूडेंट हमने निकालना है जिसके मार्क्स 90 से अबोव हैं। या हमने जैसे कैलकुलेटर बनाया था C लैंग्वेज के अंदर, मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर किस तरीके से वर्क करता है, आपने बनाया भी था। 2-3 स्टूडेंट के अच्छे तरीके से कमेंट आए थे, उन्होंने कैलकुलेटर अपना रन करके चला के दिखाया कि सर मैं माइनस कर रहा हूँ तो प्लस कर रहा है, ये मेरे तरीके से चल रहा है। तो C लैंग्वेज के अंदर इस प्रकार के प्रोग्राम बनाने के लिए, या जो लास्ट में प्रोग्राम मैंने C लैंग्वेज का बनाया था जो फंक्शन पे डिपेंड था, इस प्रकार के प्रोग्राम बनाने के लिए C लैंग्वेज के अंदर बहुत लंबी कोडिंग हो जाती है, यानी कि लाइन ऑफ कोड LOC जो है वो बढ़ जाती है। LOC क्या हो जाती है, बढ़ जाती है लाइन ऑफ कोड। और जितना लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि लाइन ऑफ कोड अगर ज़्यादा लिखी जाएंगी तो समझने में दिक्कत आ जाएगी, जिसने बनाया वो भी नहीं एक टाइम तो समझ पाएगा कि मैंने लिखा क्या है, दूसरे यूज़र को तो क्या समझा पाएंगे फिर हम। तो लाइन ऑफ कोड बढ़ जाती है C लैंग्वेज में, फंक्शन की वजह से कह लीजिए या स्ट्रक्चर की वजह से कह लीजिए। इसलिए एक फीचर आया क्लास, कि डेटा को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, उसको फिर बांट दिया जाए अलग अलग से। जैसे हमारे यहाँ क्लास होती है, जैसे हम कह देते हैं कि ये जो क्लास है ये आपकी टीचिंग की क्लास चल रही है। जैसे मान लीजिए कि ये कह दें कि हिस्ट्री की क्लास चल रही है या SS की क्लास चल रही है, जैसे 6 से 8 में पढ़ते हैं हम, 6 से 8 में कहते हैं कि ये आपकी SS की क्लास चल रही है। अब SS के अंदर 3 ब्रांच हैं, आपका हिस्ट्री हो गया जी, आपका ज्योग्राफी हो गया जी, आपका पॉलिटिकल हो गया जी, और आपका इको हो गया जी। 3 चीज़ें चल रही हैं। अब हिस्ट्री को पढ़ाने वाले अध्यापक ये हैं जी, B है जी, C है जी। इको को पढ़ाने वाले अध्यापक
जियो को पढ़ाने वाले अध्यापक और इकोनॉमिक्स को पढ़ाने वाले अध्यापक, ये सारे अध्यापक अलग अलग हो जाएंगे। फिर इसका बेनिफिट क्या होगा, ये एक ट्री बन जाएगा इसी तरीके से, इनके नाम आ जाएंगे अलग अलग। इसका अध्यापक का जो है नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से, इसी तरीके से ये जो आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक ही जगह से कनेक्ट रहेगी ये, यानी कि क्लास एक ही रहेगी, इनकी ऊपर से क्लास एक ही रहेगी। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो थोड़ा सा इसके अंदर देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, व्हीकल। व्हीकल एक एग्जाम्पल है। व्हीकल में कौन से व्हीकल आ गए आपके, मोटर्ड, इंजन कह लीजिए, इंजन वाले व्हीकल, बिना इंजन वाले व्हीकल। बिना इंजन वाले व्हीकल में कौन से आ गए, बाईसाइकिल आ गया, और आपके जो भी बिना इंजन के व्हीकल होते हैं। इंजन में कौन से व्हीकल आ गए, आपका कार आ गया, और आपका ट्रक आ गया, और वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स आ जाते हैं। तो यहां जो C++ में अगर काम करेंगे हम, सीधा हम लिखेंगे क्लास, क्या लिखेंगे, क्लास व्हीकल। जैसे मेन स्टार्ट किया था हमने सी लैंग्वेज के अंदर, हमने मेन स्टार्ट किया था, हमने क्या किया था, इंट मेन, हमने इस तरीके से स्टार्ट किया था। इसमें क्या है, क्लास बनाएंगे एक व्हीकल की, व्हीकल के अंदर जो है पार्ट बन जाएंगे, उसके डेटा मेंबर बन जाएंगे, वो इंजन हो जाएगा और नॉन इंजन वाले हो जाएंगे अलग अलग तरीके से। इसका फायदा क्या होगा, क्या करना है हमने ऐसा बना के, इसका यह फायदा होगा कि जैसे हम इसके अंदर कोई भी चीज डिक्लेयर करेंगे, इस क्लास के अंदर, ये क्लास होगी, इस क्लास के अंदर जो भी चीज डिक्लेयर करेंगे, पहली बात तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, इसके अंदर जो चीजें डिक्लेयर की जाती हैं उनको डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन कहते हैं, डेटा फंक्शन कहते हैं। अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको डेटा मेंबर कहूंगा, अगर उसके अंदर कोई फंक्शन डिक्लेयर किया तो मैं उसको कहूंगा डेटा फंक्शन, सपोज करो, या अकेला फंक्शन भी मैं उसको कह सकता हूं। देखो मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको एक चीज, क्लास व्हीकल, यहां मैंने इंट ले लिया, मैंने टायर, कुछ भी ले सकते हैं, टायर इंट ले लिया मैंने, इंटीजर। फिर मैंने ले लिया जी आपके लिए फंक्शन मैंने ले लिया इंजन एक फंक्शन है जो मैंने यहां कॉल कर लिया। तो ये दो चीज आपको इस क्लास के अंदर मिलेगी C++ का जो रिकॉर्ड होगा। पहला देखो, चाहे बिल्कुल भी चीजें ना समझ में आए, आपने कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना के देना, आपने सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है। क्लास होती है, क्लास क्या होती है, ये चीज आपको समझ में आ गई। क्लास के अंदर जो चीजें होती हैं, उसको जो वेरिएबल होते हैं उसको बोला जाता है डेटा मेंबर। जो फंक्शन होता है उसको बोला जाता है डेटा फंक्शन। ये क्लास के अंदर चीजें होती हैं। अब एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे मैं क्लियर किए देता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया था HSSC के अंदर। ये पूछा था कि क्लास के अंदर जो डेटा होता है, या डेटा मेंबर होते हैं या डेटा फंक्शन होता है, ये पब्लिक होता है या प्राइवेट होता है या प्रोटेक्टेड होता है या नन ऑफ दीज होता है, ये पूछा गया था। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर C++ के बिल्कुल शुरू में ही ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या बताया भाई, प्राइवेट होता है या पब्लिक होता है या प्रोटेक्टेड होता है। देखो बाय डिफॉल्ट पूछा उसने, बाय डिफॉल्ट का मतलब है अपने आप, यानी कि मैं ना बनाऊं इस क्लास को। फीचर भी बता रहा हूं साथ के साथ में, क्या फीचर होगा इस क्लास को डिक्लेयर करने का, फीचर क्या होगा। मैं कह दूं कि ये जो इंटीजर टायर है, टायर, इस टायर वाले इंटीजर के वेरिएबल को मैं कहां तक यूज कर सकता हूं, ये चीज बताएगी। अगर इसको मैं पब्लिक बना दूं तो कहीं भी यूज कर सकता हूं पूरे प्रोग्राम के अंदर। अगर मैं इसको प्राइवेट बना दूं तो जहां जहां इसके मेंबर होंगे वहां वहां मैं यूज कर सकूंगा।
अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड बना दूं तो विद इन द क्लास इन करली ब्रेसेस के अंदर ही मैं इसको प्रयोग कर सकूंगा, इसके बाहर मैं इस चीज को प्रयोग नहीं कर सकूंगा। ये कैसे एग्जांपल दूंगा मैं इसको? सपोज करो कि आपका बैंक में अकाउंट है। बैंक में जो भी अकाउंट होते हैं, बैंक में अकाउंटों में होता क्या है, 3-4 चीजें अलग अलग होती हैं। आपने पैसे निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं, विड्रॉल करने हैं, आपने पैसे सबमिट करने हैं और आपने बैलेंस चेक करना है। 3-4 चीजें इसके अंदर होती हैं। तो जो विड्रॉल वाला मैटर है वो सबमिट वाले मैटर में इंटरफेयर ना करे, जो सबमिट वाला मैटर है वो बैलेंस चेक वाले मैटर में इंटरफेयर ना करे। इसलिए ये फंक्शन जो है अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, सपोज करो आप कि जैसे मैं पैसे डलवाने चला गया किसी के अकाउंट के अंदर, अब उसी टाइम तो मैंने पैसे डलवाए, उसी टाइम किसी ने मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए जिसको मैंने चेक दिया था। सपोज करो, दोबारा से देखो, मैंने किसी को चेक दे दिया और मैं अपने अकाउंट में पैसे डलवाने चला गया। जिसको मैंने चेक दिया था वो पैसे निकलवाने चला गया किसी दूसरे बैंक से। जिस समय मैं बैंक में पैसे डलवा रहा हूं उसी समय वो उस साइड से बैंक में चेक लगा रहा है। तो बैंक में जब चेक लगेगा, जो पहले पैसे पड़े हैं उनमें से डिडक्ट होगा, या जिस टाइम मैंने जमा करवा दिए उनमें से डिडक्ट होगा, या फिर वो डिडक्ट होके मेरे पैसे बाद में जमा होंगे। तो इन सभी चीजों को, कंकरेंसी कंट्रोल को हैंडल करने के लिए ये क्लासेस हैं और ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इस तरीके से लगाई जाती है ताकि कोई भी चीज इंटरफेयर ना कर सके आपस में। जब जमा होंगे तो जमा होंगे, जब निकलेगा तो डेटा निकलेगा, एक्स्ट्रा चीज रहेगी, अपडेट अपने साथ अपने हिसाब से होती रहेगी। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट क्लास जो है वो क्या होती है? बाय डिफॉल्ट क्लास अपनी प्राइवेट होती है। क्या होती है? प्राइवेट। जो मैंने क्वेश्चन लिखा था दूसरे या तीसरे नंबर पे क्वेश्चन, जब सबसे पहले मैंने क्लास शुरू की, पूछा था कि बाय डिफॉल्ट यानी कि अपने आप क्लास के डेटा मेंबर हैं जो, वो क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं कि पब्लिक होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। पब्लिक हमें करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि इनको बाहर भी यूज कर लें तो मैं इसको पब्लिक लिख दूंगा, पब्लिक। अगर मैंने ये पब्लिक कीवर्ड लिख दिया, ये कीवर्ड है, अगर मैंने ये पब्लिक कीवर्ड लिख दिया तो इसका मतलब है ये पब्लिक हो गई। क्या हो गए? पब्लिक। अगर मैं प्राइवेट लिख दूं, यहां पे प्राइवेट भी मैं लिख सकता हूं, प्राइवेट भी मैं इसको लिख सकता हूं। अब ये प्राइवेट हो गए। बाय डिफॉल्ट ना लिखो प्राइवेट तो भी प्राइवेट रहते हैं, तो भी क्या रहते हैं आपके? ये प्राइवेट रहते हैं। पब्लिक लिखने से ही पब्लिक हो गई। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। पब्लिक से इन चीजों को कहां यूज करेंगे? पूरे प्रोग्राम में, पूरे C++ के प्रोग्राम में कहीं भी यूज करेंगे। प्राइवेट से कहां यूज कर पाएंगे? जो इसके मेंबर होंगे उनके साथ यूज कर पाएंगे। और प्रोटेक्टेड से सिर्फ और सिर्फ इन ब्रेसेस के बीच में यूज कर पाएंगे, बाहर नहीं यूज कर पाएंगे। तो ये चीज है इनके अंदर। ये है अपनी क्लास, जो हमने क्लास पढ़ी। अब हम करते हैं ऑब्जेक्ट। इसका जो चीज पढ़ेंगे हम क्लास के बाद, जो विषय हम पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्ट। जस्ट 1 मिनट जी। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट अपने। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर रन टाइम एंटिटीज। रन टाइम एंटिटीज। It can be a person, place, things, etc. जैसे नाउन की फॉर्म होती है ना, नाउन क्या होता है कि ये पर्सन हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग्स हो सकती है, वैसे ही रन टाइम एंटिटी। रन टाइम एंटिटीज का मतलब क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट क्लास की एक चीज होगी जो उस क्लास के सभी मेंबर्स को बुलाकर लेकर आएगी। एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वेरिएबल है। सपोज करो ये यहाँ पे मेमोरी है कंप्यूटर की, मेन मेमोरी। इस मेन मेमोरी के अंदर हमने स्पेस बना लिए थे, व्हीकल के लिए स्पेस बना लिया। सपोज करो हमने व्हीकल के अंदर कार का स्पेस बन गया। अब जब हम इस व्हीकल को कॉल करेंगे, व्हीकल के हिसाब से कॉल नहीं करेंगे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट व्हीकल के नाम से ही बनाएंगे, व्हीकल
और सपोज करो कि मैंने सी बना लिया, व्हीकल सी, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और जब भी इसको कॉल करेंगे सी डॉट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वेरिएबल बनाया था सी डॉट टायर, सी डॉट जो भी फंक्शन हमने बनाया था, जैसे हैंडल हो गया, हैंडल फंक्शन, ये इस तरीके से हम इनको कॉल करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को वहां से बुलाकर लेकर आएंगे। इसीलिए इसको रन टाइम एंटिटी बोला गया, यानी कि क्योंकि जब ये चलेगा तभी इनको बुलाकर लेकर आएगा, तभी इनको क्या करेगा, कॉल करेगा। जैसे किसी पर्सन का अकाउंट है तो पर्सन मान लीजिए कि अकाउंट लिख दिया, अकाउंट नाम की कोई भी अपन अकाउंट नाम का कोई भी अपने फंक्शन बनाया, उस क्लास बनाई थी, उसके अंदर हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया कि व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है। अब पर्सन का मैंने डॉट लगाकर, डॉट से इनके बीच में डॉट लगाना जरूरी है, पर्सन डॉट सेविंग अकाउंट, पर्सन डॉट करंट अकाउंट, पर्सन डॉट आगे जो चीज़ें बुलानी है। देखो ये ऑब्जेक्ट की सहायता से वो चीज़ें उठ के आती रहेंगी जिसने मेमोरी में जगह बनाई है, इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। जो अपना रन टाइम एंटिटी मैंने कहा, ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है, यहाँ पे जो किसी का नाम भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहलाएगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ें ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से फिर मैं समझा दूंगा, वीडियो पे कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, दोबारा से समझाइए। तो आई थिंक ये क्लियर है। अब रन टाइम एंटिटी है, इतना ध्यान रखना है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मेमोरी से किसी चीज़ को बुलाने के लिए ऑब्जेक्ट की हमें इस क्लास के अंदर जरूरत पड़ती है, कौन सी उप्स के अंदर हमें जरूरत पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वेरिएबल को मेमोरी से कॉल करने के लिए, बुलाकर लेकर आने के लिए। अब आ जाती है बात एनकैप्सुलेशन। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम कर लेते हैं एनकैप्सुलेशन। यहां दिखाई दे रहा है ना सर, एनकैप्सुलेशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कैप्सुलेट। कैप्सुलेट मतलब कैप्सूल के अंदर, देखा होगा आपने कभी, छोटे छोटे दाने होते हैं कैप्सूल के अंदर, तो वैसे ही एनकैप्सुलेट कर देना, यानी कि चीजों को छुपा देना। रैपिंग अप ऑफ डेटा हम कह सकते हैं इसको, रैपिंग अप ऑफ डेटा, रैपिंग अप ऑफ डेटा। रैपिंग अप ऑफ डेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका कि एनकैप्सुलेट होता क्या है आपका। एनकैप्सुलेट मैंने क्या बताया आपको कि एनकैप्सुलेट जो है रैपिंग अप ऑफ डेटा, यानी कि जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हो, कोई भी ओकेजन है, किसी को गिफ्ट देते हो, गिफ्ट किसी बॉक्स में पैक होने के बाद भी हम उसको क्या करवाते हैं, रैपर लगवाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, रैपर लगवाते हैं। तो इसी तरीके से किसी डेटा को रैप कर देना क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेट कहलाता है। इसमें किस चीज की जरूरत पड़ी, मतलब सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं। अपने पास कार है, कार है अपने पास, और कार में हमें क्या है, हमारे पास क्या है कि कार के अंदर आगे लगा हुआ बोनट, ये वाला जो है बोनट लगा हुआ है। अब बोनट क्यों लगाया, बोनट की जरूरत क्यों पड़ी, बोनट की क्या जरूरत थी, बोनट के बिना भी तो काम चल जाता था, बोनट के बिना भी तो गाड़ी चलती है। इसके फंक्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, जो गाड़ी चलाएगा, जो यहाँ पे ड्राइवर है, उसको इनके फंक्शन को देखने की बार बार जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी, जब फॉल्ट आएगा तब देखने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये ढका हुआ है, रैप है। क्या है, रैप है। तो रैपिंग अप ऑफ डेटा क्या कहलाता है आपका, एनकैप्सुलेशन कहलाता है, यानी कि इनकैप्सुलेट कर देना, ढक देना किसी चीज को, क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन कहलाता है। दो चीज है ये, दोनों चीजों में एक बहुत बार कंफ्यूजन रहता है। जो अगली चीज है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन दोनों में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, ध्यान रखना, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। एनकैप्सुलेट का एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा। कोई भी, किसी भी किस्म का कोई कुत्ता है, उसका कोई कलर है कुत्ते का, पेंटर को वो कुत्ता पेंट करना है दीवार के ऊपर। अब उस कुत्ते को हो सकता कोई बीमारी हो, लेकिन पेंटर को बीमारी से कोई मतलब नहीं। पेंटर को किस चीज से मतलब है, जो ऊपर से दिख रहा है उस चीज से मतलब है। तो इसीलिए, क्योंकि डेटा हर किसी को जरूरत नहीं होती वो चीज दिखाने की,
इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है, यानी कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वही चीज दिखाई दे। अब एब्स्ट्रैक्शन पे आ जाओ। एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइडिंग द एसेंशियल डेटा, हाइडिंग द इसेंशियल फीचर कह लीजिए, हाइडिंग द इसेंशियल फीचर विदाउट यूजिंग, या इतना ही कर लीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, हाइडिंग द इसेंशियल फीचर्स। ये हाइडिंग द इसेंशियल फीचर किस तरीके से है, आसानी रहेगी समझने में। देखो, गाड़ी के अंदर हमने पता है कि स्टीयरिंग कैसे पकड़ना, गियर कैसे लगाना, रेस कैसे देनी है, एक्सेलरेटर कैसे दबाना है। हमें नहीं पता गाड़ी वर्क कैसे कर रही है, ना हमें उससे मतलब कि कहाँ पे इंजन मतलब कैसे वर्क कर रहा है जी, कैसे ऊपर नीचे हो रहा है इंजन, ये तो नहीं पूछते हम कभी किसी से जब भी हमने गाड़ी चलानी हो। हमने ये सिर्फ ये पता होना कि इस गाड़ी के अंदर गियर कितने हैं और हैंडल इसका किस तरफ है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, और एक्सेलरेटर दबाना होता है। हमें कोई मतलब नहीं है गाड़ी किस तरीके से, इंजन किस तरीके से वर्क करता है, ना हम पूछते, ना वो मैनुअल के अंदर होता। तो वो इसेंशियल फीचर जो है हाइड कर दिए जाते हैं, इसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, ये रैप नहीं है, ये ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा फर्क है इसके अंदर। रैप होता है सिर्फ चीजों को ढक देना, लेकिन इसेंशियल फीचर होता है उनको हाइड कर देना। यानी कि इसेंशियल फीचर मतलब जैसे इंजन है, इंजन तो बाहर दिखाई दे जाएगा, लेकिन इंजन के अंदर क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हाइड है। इंजन के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो हाइड होता है। जैसे एक एग्जांपल और दूंगा मैं, रैप होता है आपका मोबाइल के अंदर बैटरी है, बैटरी के पीछे कवर है, कवर उतार दो मोबाइल यूं का यूं रहेगा, आप वो चीज़ देख सकते हो कि बैटरी इसके अंदर डली हुई है। लेकिन बैटरी के ऊपर कवर लगा देना रैप है, और बैटरी भी निकाल कर उसके फंक्शन देखना, वो एब्स्ट्रैक्शन को खोल देना है। यानी कि अगर बैटरी लगी है और कवर भी नहीं लगा हो चाहे, वो एब्स्ट्रैक्शन है। यानी कि इसेंशियल फीचर जो है वो उसको हाइड करके हैं, यानी कि जो काम करने वाली एक्सेस वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या करके आपकी हाइड कर दी है। इसेंशियल डेटा कह लीजिए या फीचर कह लीजिए, दैट एक्सेस जो एक्सेस करता है, एक्सेस करता मतलब जो काम करता है, जो वर्क करता है, जो प्रोसेस करती है, जो प्रोसेस है वो आपसे हाइड कर दी जाती है। ये पूछा गया था कि हाइड कर दे जो डेटा को, वो कौन सा फीचर है, वो कौन सा फीचर आपका एब्स्ट्रैक्शन है, और जो रैप कर दे वो कौन सा फीचर है, एनकैप्सुलेशन है। अब आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है आपका इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, दो चीजें और इसकी जो फीचर्स हैं इसके मेन। देखो, इनहेरिटेंस क्या होता है, सॉरी, इनहेरिट होता है विरासत में कोई चीज मिलना। हमें विरासत में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। इनहेरिटेड कर लेना डेटा को, यानी कि पहले डेटा पड़ा हुआ उसी डेटा को यूज कर लेना आगे, वो इनहेरिटेंस होता है आपका। यानी कि इसके अंदर दो चीजें आएंगी आपकी, एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास, दो चीज आएंगी। बेस क्लास को पेरेंट्स क्लास भी कह सकते हैं, पेरेंट्स क्लास। डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास। तो ये बेस क्लास में जो भी डेटा यूज किया होगा, जो भी एलिमेंट, जो भी वेरिएबल यूज किए होंगे उनको, या जो भी फंक्शन यूज किए होंगे उनको आगे डिराइव्ड क्लास में भी हम यूज कर सकते हैं। किसकी सहायता से, इनहेरिटेंस के फीचर की सहायता से। जहाँ पे हम ऊप्स का फीचर यूज करेंगे इनहेरिटेंस, यानी कि वहाँ को उनके जितने भी फंक्शंस हैं उनको इनहेरिट हम कर सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को इनहेरिट हम कर सकते हैं, यानी यूज हम कर सकते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है इसमें आपका पॉलीमॉर्फिज्म।
अब इसके अंदर क्या है, इनहेरिटेंस के अंदर बहुत सारे टाइप्स आएंगे जो क्वेश्चन बेस्ड होता है, जो वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताता रहूँगा। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ओवरलोडिंग भी कह देते हैं इसको, ओवरलोडिंग। यानी कि जैसे हम ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक चीज़ के कई बार प्रयोग कर लेना, जैसे प्लस है, प्लस का कई बार प्रयोग कर लेना। प्लस का कई बार प्रयोग इस रूप में नहीं कि a प्लस बी सी इक्वल टू a प्लस बी, ये तो जोड़ के रूप में हो गया। प्लस का किसी और रूप में भी प्रयोग कर लेना क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग कहलाता है। जैसे हो सकता है कि ये जोड़ने के लिए हो कि ये स्ट्रिंग है a b c प्लस d e f, अब ये यहाँ स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, यहाँ पे वैल्यू को जोड़ने के लिए, ये जस्ट एक एग्जांपल है। यानी कि एक ही ऑपरेटर का कई जगह पे प्रयोग कर लेना, कई तरीके से प्रयोग कर लेना क्या कहलाता है, आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो ये ऊप्स के आपके फीचर्स हैं। कमेंट, आपको पूछेगा कमेंट, वन लाइन का कमेंट कैसे कर सकते हो, डबल स्लैश से कर सकते हैं भाई। वन लाइन कमेंट, वन लाइन कमेंट, वन लाइन कमेंट हम कैसे कर सकते हैं, डबल स्लैश लगाकर। यानी कि एक लाइन कमेंट करनी है, डबल स्लैश हमारी लगेगी। फिर आपसे पूछेगा मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए क्या करोगे, स्टार स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। मल्टी लाइन कमेंट ये किस लिए है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए, मल्टी लाइन कमेंट के लिए है, ठीक है जी। ये पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन पूछा गया था, पाइथन का एक बार पूछा जा चुका है, C++ का मल्टी लाइन का पूछा जा चुका है। देखो सी लैंग्वेज के अंदर और C++ के अंदर ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ये दोनों चीज़ें सेम है। सी के अंदर भी यही है और C++ के अंदर भी यही है। इसके बाद दूसरी चीज़ मैं आज आपके लिए लूँगा, इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट। इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स, इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सी इन जो है इनपुट है, सी आउट जो है आउटपुट है। क्लियर है बात, कैसे है ये इनपुट ये आउटपुट, जैसे हमने सी लैंग्वेज के अंदर स्कैनएफ करवा के %d करवा के और M% से कोई वैल्यू गेट करवाई थी, वैसे ही C++ के अंदर हम सी इन लिख के गेट करवा सकते हैं। यानी स्कैनएफ की जगह क्या यूज हुआ, सी इन यूज हुआ। हम इसमें सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ लिखते थे, %d करवाते थे और ए की वैल्यू को बाहर प्रिंट करवाते थे। तो बाहर प्रिंट करवाने के लिए C++ के अंदर क्या आया, सी आउट, ठीक है जी। ये इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन ये पूछा गया था हरियाणा पुलिस के अंदर कि सी इन और सी आउट क्या है। ऑप्शन थे आपके पास, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट हैं, या फिर प्री डिफाइंड कोई प्रोसेसर है, या क्या है। तो ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट है, जो क्या है, प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कौन से, सी इन सी आउट, इनपुट आउटपुट। अब इनके साथ जुड़े होते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर इनके साथ क्या जुड़े होते हैं आपके, ऑपरेटर। ऑपरेटर कैसे, सी के साथ जुड़ा होता है ग्रेटर देन ऑपरेटर, सी आउट के साथ जुड़ा होता है लेस देन ऑपरेटर। क्लियर है बात, सी इन के बाद ये ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाने से ही हम कोई इनपुट गेट कर सकते हैं, और सी आउट के साथ ये लेस देन लगाने से ही हम कोई इनपुट गेट तो आउटपुट करवा सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। यानी कि अब आपने स्क्रीन पे अगर आपने वेलकम लिखवाना है, स्क्रीन पे वेलकम लिखना है जी, तो क्या लिखें हम, सी आउट इन्वर्टेड कोमा के अंदर वेलकम, तो सी आउट ये स्क्रीन पे लिखा जाएगा अभी वेलकम। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि आउटपुट करवाने के लिए हमारे पास क्या ऑपरेटर है, सी आउट ऑपरेटर है, सी आउट के साथ लेस देन के ऑपरेटर है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, इसके बाद ये इनपुट और आउटपुट के लिए थे। अब आ जाती है बात आपकी अभी मैं आपको बताऊंगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देखो यूजिंग, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना सर, यूजिंग
नेम स्पेस std। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ये चीज़ यूज़ की मिलेगी आपको फंक्शन के अंदर। कई बार आप ये सोचोगे प्रोग्राम लिखा मिलेगा, जैसे प्रोग्राम आपको लिखा मिलेगा यूजिंग नेम स्पेस std क्लास व्हीकल या कुछ भी ऐसा, फिर इसके नीचे फिर स्टेटमेंट इस तरीके से। तो कई बार मैं ये चीज़ करवा दूं और ये रह जाए, कई बार ये जो चीज़ है ये किस चीज़ को समझने के लिए है, ये वैसे भी ज़रूरी है। कई बार एक प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शन दे देता है, जैसे हमने C++ के अंदर फंक्शन पढ़े थे। अगर किसी ने फंक्शन ना किए हों तो मेरी पिछली से पिछली वीडियो में C++ के अंदर मैंने फंक्शन करवाए थे, वो वीडियो ज़रूर देखें, ध्यान से देखना एक बार। तो ये फंक्शन करवाए थे हमने, फंक्शन के अंदर हमने क्या किया था, देखो यहाँ फंक्शन बना दिया मैंने कि void get नाम का एक फंक्शन करवा दिया जी, ठीक है। एक void data नाम का फंक्शन करवा दिया जी हमने तैयार, दो फंक्शन हो गए। एक void marks नाम का फंक्शन हमने तैयार करवा दिया जी, मार्क्स कितने आए हैं। देखो कई बार क्या होता है, C लैंग्वेज के अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी कि एक फंक्शन ऐसा हो जो दो बार आए, यानी कि एक ही नाम का दो बार हो, ऐसा C++ में C में पॉसिबल नहीं था। जैसे मैं लिखूं void get अगेन, तो ये फंक्शन दो बार डिफाइन करना, दो बार बनाना, तो कंपाइलर जब चलेगा, कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो आपका कौन से फंक्शन को बुलाएगा, क्योंकि कंपाइलर जो पहले आ गया उसके लिए मेमोरी के अंदर क्या बना देगा, जगह बना देगा। जब बाद में आएगा तो सोचेगा ये जो है ये सेम ही है, हो सकता है वो अलग हो। इसके लिए C++ के अंदर आया नेम स्पेस std। तो ये आपको लिखा मिलेगा ऊपर, यूजिंग नेम स्पेस std। इट इज़, अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ इसकी, इट इज़ यूज टू overcome the disadvantage of C language of using one function with same name, sorry not one function, two function with same name। ये C लैंग्वेज की डिसएडवांटेज थी, दो फंक्शन सेम नेम से नहीं उठा सकते थे, लेकिन C++ के अंदर हम यूजिंग नेम स्पेस std करके हम सेम फंक्शन को उठा सकते हैं, सेम फंक्शन को हम चला सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो जी, अब करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम करेंगे जी जो हमने C++ के अंदर किए थे टोकन, हमने किए थे टोकन्स, C लैंग्वेज के अंदर हमने टोकन्स किए थे। टोकन्स में क्या क्या हमने किया था, कीवर्ड्स हमने किए थे, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर हमने किए थे, और हमने डेटा टाइप्स इसी के अंदर आ गए थे आपके, डेटा टाइप्स आइडेंटिफायर में। कांस्टेंट हमने इसके अंदर किए थे। तो ये चीज़ हमने C लैंग्वेज के अंदर पढ़ी थी, जो वो चीज़ सेम है C++ के अंदर, दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। C लैंग्वेज के ऑपरेटर की जो मेरी क्लास है वो आप देख सकते हो, अगर फिर से आप देखना चाहते हो, सेम ऑपरेटर सेम चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी, सेम चीज़ें सारी की सारी। इसके अंदर ऑपरेटर भी मैंने करवाए थे, ऑपरेटर वाली क्लास के अंदर सारी चीज़ें हैं। कुछ कीवर्ड हैं जो थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, जैसे ऑटो होगा या फिर कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू वैसे उसमें यूज़ कर ही सकते हैं हम, वैसे उसके अंदर C के अंदर हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे C लैंग्वेज वाली वर्क करती हैं वैसे ही ये वो चीज़ें वर्क करेंगी। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो है ऑपरेटर के अंदर, एक दो ऑपरेटर जो है वो डिफरेंट टाइप से वर्क करेगा, वो मैं आपको इसके अंदर करवाऊँगा, और वही चीज़ें आपकी इसके अंदर पूछी गई हैं। देखो ऑपरेटर करते हैं, ऑपरेटर इसके अंदर हम ऑपरेटर कर लेते हैं। देखो
देखो कोशिश करूँगा भाई मैं आज ये पूरी करवाने की आपकी ऑपरेटर। कई स्टूडेंट्स के इस तरीके से मैसेज आते हैं कि सर एग्ज़ाम तो आ गया, बस आप पूरी करवा दो। भाई एग्ज़ाम तक मैं आपको सिलेबस जो है कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चाहे मेरे को एक दिन में 2 क्लास करनी पड़ जाए, एग्ज़ाम तक मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा। ठीक है, देखो ऑपरेटर जो है सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सारे के सारे मैंने ऑपरेटर पिछली वीडियो में करवा रखे हैं सी लैंग्वेज की। सेम चीज़ है, वही चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, वो उस वीडियो से कर सकते हो। जो अलग ऑपरेटर है वो है, पहले तो ये है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर है आपका न्यू ऑपरेटर है, डिलीट ऑपरेटर है, साइज ऑफ भी आपका क्या है, ऑपरेटर है। तो इस तरीके से ये थोड़े बहुत ऑपरेटर हैं जो डिफरेंट है, ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ। देखो चलो यहीं पे कर देता हूँ एक बार मैं। इसमें 1-2 और भी हो सकते हैं, जैसे सेट डब्ल्यू हो सकता है, सेट डब्ल्यू, एंड एल भी हो सकता है, एंड एल, ये भी ऑपरेटर के अंदर आ जाते हैं। देखो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या काम है, ये स्कोप बढ़ाएगा भाई, स्कोप को बढ़ाएगा। इसका क्या स्कोप है, इसको बहुत बड़ा स्कोप है, होता है ना। तो जैसे हमने, मैं सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने किया था इंट मेन करली ब्रैकेट स्टार्ट, ये छोटे थे ना सर अक्सर, ठीक, इंट मेन, और इसके अंदर मैंने किया था इंट a, b, c, और मैंने किया था a = 20, b = 10, c = a + b। ओके, तो देखो अब मैंने लिखा था प्रिंट f, ये मैं c का लिख रहा हूँ एक बार ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। %d मैंने लिखा था और मैंने लिखा था c, ठीक है। यहाँ तक c का प्रोग्राम आपको समझ आ गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी जी, इसका जो आउटपुट आएगा वो 30 आ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रोग्राम से पहले मैं ये वेरिएबल बता दूँ, यहाँ मैंने लिख दिया इंट a = 40, a = 40। अब ये कह रहा है कि मैं ये वाला a उठाऊं या ये वाला a उठाऊं, समझ रहे बात को। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए अपने पास C++ के ऑपरेटर आ गया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं इस साइड। C++ के अंदर अगर मैं यही प्रोग्राम बनाऊं तो मैं लिखूंगा इंट a = 40, इंट मेन, इंट a = 10, b = 20, ऐसे लिख लेते हैं। चलो पूरा प्रोग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट f, ताकि आपको पता चल जाए बस, सॉरी सी आउट, C++ के अंदर क्या लिखते हैं, सी आउट a, b। आउटपुट क्या आएगा भाई, यहाँ तक आउटपुट है जो आपके प्रोग्राम का, वो क्या आएगा, ये जो प्रोग्राम रन होगा इसका आउटपुट बताएं। जो क्लास को लाइव देख रहे हैं वो भी बताएं, जो लाइव नहीं देख रहे वो वीडियो को पॉज करके बताएं कि इसका आउटपुट क्या है। मैंने लिखा a में 40 डाला, फिर मैंने यहाँ a के अंदर 10 डाला और मैंने b के अंदर 20 डाला। अब जो आउटपुट है वो 40-20 दिखाएगा या 10-20 दिखाएगा या 10-20-40 दिखाएगा या 40-10-20 दिखाएगा, ये ऑप्शन है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा 10 और 20, ये 10 ये 20, क्लियर है। अगर मैं इस 40 को कॉल करना चाहता हूँ तो इसके लिए ऑपरेटर हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो कैसे कॉल किया जाएगा, सी आउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर a, अब ये आउटपुट दिखाएगा 10, 20, 40। अगर इस लाइन को पहले ले जाऊंगा मैं तो फिर ये पहले 40 दिखा देगा, क्लियर है ना बात।
अगर मैं इसको पहले ले जाऊंगा तो ये पहले 40 दिखा देगा। देखो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी HSSC के अंदर जो है तंग करती हैं, पूछी जाती हैं। इसको मैं पहले लिख दूं तो ये पहले 40 दिखा देगा, बाद में लिख दूं बाद में 40 दिखा देगा। A, B लिख दिया। अब कई बार होता क्या है, ये नहीं समझ आता कि ये क्यों लगाए, तो ये जो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ठीक है। न्यू किस लिए प्रयोग होता है? न्यू, बिल्कुल न्यू जो है किस लिए प्रयोग होता है? देखो अब आ जाती है बात न्यू। एक दो और ऑपरेटर है, देखो इसके अंदर एक दो और ऑपरेटर भी हो सकता है इसके अंदर। देखो जो चीज़ें आपके काम की हैं HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें करा रहा हूँ। और वैसे तो C++ अगर देखा जाए तो 6 महीने में नहीं खत्म होती भाई, क्लियर है ना बात। जो HSSC के बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें मैं आपको नोट कर देता हूँ। देखो न्यू है मेमोरी एलोकेशन के लिए, मेमोरी क्रिएशन। मेमोरी क्रिएशन के लिए क्या है? न्यू। न्यू जहाँ पर भी लिख देंगे किसी भी चीज़ के साथ, जैसे मैं न्यू लिख दूँ न्यू A, तो इसका मतलब है मेन मेमोरी के अंदर एक जगह बन गई न्यू के नाम से, A के नाम से, जो बहुत बड़ी जगह होगी। जैसे कई बार आप ये सोचते हो कि वेरिएबल C लैंग्वेज के अंदर भी तो वैसे मैंने लिख दिया था कि A या B या C, उससे भी तो जगह बन गई थी। लेकिन ये जो जगह होती है उस वेरिएबल के अलावा, वेरिएबल जो है टाइप होता है वेरिएबल का, इंटीजर का टाइप है या फिर आपका कैरेक्टर का टाइप है, और वो जितने बाइट लेता है उसके हिसाब से वो मेमोरी क्रिएट होती है। बट ऑब्जेक्ट वाली जो मेमोरी क्रिएट होती है उसके अंदर, जैसे मैंने क्लास पढ़ाया था आपको कि क्लास के अंदर आएंगी ये चीज़ें आपकी, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर से आपकी फिर ये चीज़ें आएंगी जो कॉल होंगी, जो उठ के आएंगी। क्या क्या चीज़ें आपकी जो आपके ये वेरिएबल होंगे, नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी है ये चीज़ें कॉल होंगी। नेक्स्ट देखो भाई, सेट W किस लिए है? सॉरी ये रह गया अपने। सेट W और डिलीट किस लिए है? डिलीट है मेमोरी को डिलीट करने के लिए भाई, मेमोरी एलोकेशन, सॉरी पहले डिलीट ऑपरेशन लिख लेता हूँ, डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन किस पे लगाया? मेमोरी एलोकेशन पे। यानी कि जो मेमोरी एलोकेट की थी उस मेमोरी एलोकेट को प्रोग्राम जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ पे मेमोरी का स्पेस घेर के रखेगा, अदरवाइज तो। लेकिन अगर डिलीट का कर देंगे तो मेमोरी के जो ऑब्जेक्ट हैं वो स्पेस को जो घेरे हुए थे उस स्पेस को क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। साइज ऑफ है कितने साइज, किस साइज़ का? इंटीजर के साइज़ का, करैक्टर के साइज ऑफ की मेमोरी बनानी है, या साइज ऑफ है जो किस चीज़ का है। सेट W है आपका विड्थ, यानी कि इसकी जैसे एरे है आपका कि एरे में इस तरीके से ये चीज़ बताने के लिए जो है सेट W, जैसे सेट W मैंने ऐसे लिख दिया सेट W 10, तो ये 10 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा नहीं कि ये 0 से शुरू होगा, एरे में 0 से शुरू होता है, ध्यान रखना। एंडल है आपका लाइन एंड करने के लिए, लाइन एंड करने के लिए। एंडल जहाँ लगा दोगे वहाँ से लाइन क्या है अपने आप क्या कर देगा? प्रोग्राम एंड कर देगा, प्रोग्राम में लाइन जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये थे ऑपरेटर, एक्स्ट्रा ऑपरेटर जो आपके C++ के अंदर यूज किए जाते हैं। इसके बाद आ जाती बात भाई, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। इज इट ओके? ओके। जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था वो चीज़, उसका पूरा ब्यौरा वो मैं आपको अभी कर देता हूँ। दो चीज़ें हैं, पहला है कंस्ट्रक्टर, दूसरा है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डीकंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर डीकंस्ट्रक्टर पे क्वेश्चन आया है, पूछा था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है? अपने आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, नई चीज़ को बनाता है, नई चीज़ को चलाता है, क्या करता है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं थोड़ी चीज़ें लिखूँगा अगर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है आपका? इट इज यूज्ड
with the same name as our class has। इसका नाम सेम होता है, जो क्लास का नाम होगा वो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। भाई कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर क्या है? एक फंक्शन है। ये सारी चीज़ें मैं लिखवाता रहूँगा। इट इज़ यूज्ड एज फंक्शन। जैसे हमने सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन पढ़े थे, बहुत सारे फंक्शन थे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन थे, वो हम खुद के फंक्शन है जो वो बना सकते थे। लेकिन C++ के अंदर ये कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है ये क्या काम करेगा? देखो, इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए? इनिशियलाइज करने के लिए। इनिशियलाइज मतलब शुरुआत करने के लिए, किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। क्रिएट न्यू थिंग्स, नई चीज़ को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट, क्लास का जो नाम होगा, इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा क्लास डॉग लिख दिया मैंने, क्लास एनिमल लिख देता हूँ। सॉरी, डॉग की क्लास नहीं होती, डॉग की भी होती है वैसे देखा जाए तो, कॉमन नाउन है डॉग भी। क्लास एनिमल्स, ठीक है। क्लास एनिमल के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर लिया यहाँ पे एनिमल्स। ये जो फंक्शन होगा सेम नाम होगा, जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम होगा। ये अपना क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्ट करेगा। ये क्या कंस्ट्रक्ट करेगा? ऑटोमेटिक इनिशियलाइज करेगा शुरुआती वैल्यू। जैसे देखो, कई बार चीज़ें इस तरीके से नहीं भी समझ में आती, एग्जाम्पल से चीज़ें समझ आ जाती हैं। सपोज करो, जो देखो एडवांस कंप्यूटर के लिए वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगा, एस्टेट के लिए वीडियो देख रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए वीडियो देख रहे हैं, आप अगर ये चाहते हो कि ये प्रोग्राम में चाहिए तो प्रोग्राम में भी आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। बट प्रोग्राम में अभी हम C++ को इसलिए नहीं उलझा रहे क्योंकि HSSC वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा उलझाना नहीं है हमने, वो सिर्फ इतना करवाना, इतना पढ़ाना है जिससे वो उनके एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो अगर डिस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर की मैं बात करूँगा, देखो आपने अकाउंट खुलवाया बैंक के अंदर, बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते ही उसका बैलेंस कितना होता है? पैसे नहीं डलवाए, बैंक का अकाउंट खुल गया तो बैलेंस कितना है? 0, माइनस या गार्बेज? खाली तो छोड़ नहीं सकते, खाली नहीं छोड़ सकते आपके अकाउंट को, तो बैलेंस कितना है? बैलेंस 0 है। अगर आपने 500 रुपये के साथ खुलवाया तो 500 रुपये बैलेंस, अगर आपने 1000 के साथ खुलवाया तो 1000 है बैलेंस। कैसे? ये कंस्ट्रक्टर उस वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, उसको स्टार्ट करेगा, शुरुआत करेगा, चाहे वो वैल्यू 0 करनी हो, चाहे वो वैल्यू 500 करनी हो, चाहे वो वैल्यू 1000 करनी हो, तो कंस्ट्रक्टर यहाँ काम आएगा। नेक्स्ट में इसी में लिखो कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या कहलाएगा भाई? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपसे पूछेगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? जिसके अंदर कोई आर्गूमेंट ना हो। अब आर्गूमेंट क्या होते हैं? ठीक है ना, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो, अब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया एनिमल के नाम का, एनिमल। अब एनिमल के अंदर मैं यहाँ लिख दूँ इंट A इंट B। ये जो अंदर इन ब्रैकेट के हिसाब से लिखे हैं, किसी भी फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल लिखा है उनको बोलते हैं आर्गुमेंट। अगर ये आर्गुमेंट ना हो तो कंस्ट्रक्टर कैसा कहलाएगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कैसा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कि
ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कैसा होता है, एनिमल, इस तरीके से डिफ़ॉल्ट, यानी कि इसके अंदर आर्गूमेंट जो है वो पास आपके नहीं होते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, ठीक लिया, हाँ जी, इसी में कंस्ट्रक्टर में बता रहा हूँ मैं। ये कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ डिक्लेयर किया जाना चाहिए, प्रोग्राम के शुरू में, प्रोग्राम के बीच में, प्रोग्राम के लास्ट में। इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन, इट मस्ट बी, नॉट शुड बी, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन, पब्लिक सेक्शन। ये हमेशा पब्लिक सेक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया जाएगा जो आपका कंस्ट्रक्टर है। पब्लिक सेक्शन कौन सा होता है, जो मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था, क्लास मैंने बताया था एनिमल की, यहाँ मैंने बताया था पब्लिक सेक्शन के अंदर। अगर आपने इस चीज़ को क्लास के डेटा मेंबर को, डेटा फंक्शन को अगर आपने प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट के अंदर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, पब्लिक के अंदर आप जो है कंस्ट्रक्टर अच्छे तरीके से बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखो, इसके अंदर जो हमने एनिमल के नाम से बनाया था, एनिमल के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया था, क्या हम इससे पहले इंट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यानी कि एनिमल के नाम का जो कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर किसी भी नाम का कंस्ट्रक्टर होगा तो लिख लीजिए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एनी रिटर्न टाइप और नॉट बी void, यानी कि ये इंट लगा के नहीं लिखा जा सकता, ना ही इसको void लगा के लिखा जा सकता है। ये होगा गलत। ये क्या होगा अपना? गलत होगा। क्वेश्चन बनेगा कि कंस्ट्रक्टर को void लगा के लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, ट्रू या फॉल्स पूछ लेगा आपसे, या फिर प्रोग्राम में लगा के दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसके अंदर जो है एरर क्या है। क्लियर है चीज़ें? नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट आ गया आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये मैं कंस्ट्रक्टर ही बता रहा हूँ अभी तक तो आपको। जस्ट 1 मिनट ओनली, जस्ट 1 मिनट। थैंक यू सर। देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में हमने पढ़ा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट पढ़ा, अब पढ़ेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये आप ध्यान रखना, ये चीज़ आप, ये जो है ये C++ के अकेले के फीचर नहीं है, ये आपके पाइथन के अंदर भी सेम फीचर है, ये आपके जावा के अंदर भी सेम फीचर। ये नहीं कि ये जो भी लैंग्वेज ऊप्स होगी ये सारी चीज़ लेकर चलेगी, ये कंस्ट्रक्टर भी लेकर चलेगी, डिस्ट्रक्टर भी लेकर चलेगी, कॉपी कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर that takes object as an argument is called copy constructor। आपको डेफिनेशन करने की जरूरत है। देखो, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट को लेता है। ऑब्जेक्ट का मतलब हम कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे क्लास के नाम के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। एनिमल, डॉग एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो एनिमल नाम का कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर
आर्गूमेंट के रूप में मैंने डॉग पास कर दिया, आर्गूमेंट के रूप में मैंने क्या पास कर दिया, डॉग पास कर दिया। इसको कहते हैं हम कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्लियर है भाई चीज़ें? अगर फिर भी क्लियर ना हो, अगर आपको भी लगता है एसएससी वाला जो भी स्टूडेंट है, अगर आपको भी लगता है कि सर इतने से बात नहीं बनी, तो फिर मैं इनके प्रोग्राम आपके सामने रखूँगा, ठीक है ना। अगर इतने से बात नहीं बनेगी तो फिर मैं प्रोग्राम रखूँगा आपके सामने। मेरा उद्देश्य है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना या आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाना, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं, मेरा टारगेट है कि सभी जो कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, तो उनको ये मलाल ना कहीं रह जाए कि मेरा कंप्यूटर तो नहीं हो पाया। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं बार बार, चीज़ों को, वीडियोस को शेयर कर दिया करो साथ के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आ जाती है बात डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या था? बनाने वाला। कंस्ट्रक्टर क्या था? बनाने वाला, चीज़ों को शुरू करने वाला। डिस्ट्रक्टर क्या है? डिस्ट्रॉय करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, ख़त्म करने वाला है डिस्ट्रक्टर। जो मेमोरी इसने बनाई थी, प्रोग्राम ख़त्म होते ही जाते जाते ये डिस्ट्रॉय कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? डिस्ट्रॉय कर जाएगा। इसकी चीज़ देखो, डिस्ट्रक्टर जो है, इट इज़ यूज्ड विद अ सिंबल टाइल्ड। ये टाइल सिंबल है, इसके साथ यूज़ किया जाएगा। ये टाइल सिंबल है, इसके साथ यूज़ किया जाता है डिस्ट्रक्टर। ये वाला सिंबल है, कीबोर्ड पे देखा होगा शायद, 3 पे है शायद, ये 3 पे आई थिंक, ध्यान नहीं अभी मुझे एग्जैक्ट कि कौन से कीबोर्ड पे है, ये कीबोर्ड पे कौन से बटन पे है। तो ये जो सिंबल है, ये इस डिस्ट्रक्टर से पहले यूज़ किया जाएगा। सपोज करो कि नाम हमने लिख दिया डिस्ट्रक्टर का, डिस्ट्रक्टर का भी नाम सेम नाम होगा, जैसे जो क्लास का नाम होगा वही नाम डिस्ट्रक्टर का होगा। एनिमल मैंने लिख दिया, एनिमल। अब एनिमल ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया, लेकिन इससे पहले ये यूज़ करना है, ये डिस्ट्रक्टर हो गया। ये क्या हो गया? डिस्ट्रक्टर हो गया। काम क्या करेगा डिस्ट्रक्टर? जो बनाई गई मेमोरी थी, जो कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी क्रिएट की थी, उस मेमोरी को क्या कर देगा? ये जाते जाते, प्रोग्राम ख़त्म होना है, प्रोग्राम जाते जाते मेमोरी क्लियर कर देगा, मेमोरी को क्या कर देगा? साफ कर देगा। नेक्स्ट देखो, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें आई थिंक। अब आगे जो बात आती है वो कौन सी है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है? मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया था कि इनहेरिटेंस जो वो क्या होता है, यानी कि इनहेरिट कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी को अपना लेना, इनहेरिट होता है। जैसे अपने को विरासत में सारी चीज़ें विरासत में ही मिली होती हैं, जैसे मेरे को तो भाई बहुत सारी चीज़ें विरासत में ही मिली हैं। अभी तक तो चीज़ें ही सारी हम विरासत की यूज़ कर रहे हैं, अपना तो कुछ बनाया ही नहीं। अभी तक तो जॉब भी नहीं लगी, जब जॉब लगेगी, कुछ बनेगा तो अपना कुछ बनाएंगे। अभी तक तो विरासत वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम सारी की सारी, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो। अभी तक तो बाइक भी नहीं है अपना, मेरा अपना भी बाइक नहीं है, विरासत वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं भाई। तो उन्होंने पैसा लगाया, माँ बाप ने, उनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अभी तक तो अपना ये कह नहीं सकते कि ये बाइक अपना है, ये बाइक भी के फादर का है। ओके, साइकिल हो चाहे वो, इनहेरिट कर लेना। इनहेरिटेंस होता है जो आपका ये कई प्रकार से हो सकता है। इनहेरिटेंस है जो आपका कई प्रकार से हो सकता है। सर जस्ट 1 मिनट। तो हम जो देख रहे थे वो इनहेरिटेंस, इसमें कई चीज़ें पूछ लेता है कि ये कौन सा इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस,
और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यानी कि इतने तरीके से इनहेरिट जो है प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है ना, एक फंक्शन की दूसरे फंक्शन के अंदर या एक क्लास की दूसरी क्लास के अंदर इतने तरीके से प्रॉपर्टी इनहेरिट हो सकती है। सिंगल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सिंगल मैं यहाँ कर रहा हूँ, सिंगल इनहेरिटेंस। ये क्लास ए थी, ये क्लास बी थी, क्लास ए की प्रॉपर्टी जो है क्लास बी ने ले ली, ये है सिंगल इनहेरिटेंस। क्या है ये? सिंगल इनहेरिटेंस। क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी ने ले ली। सेकंड, मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टी है जो एक क्लास के अंदर चलेगी, इसको बोलते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरे नंबर पे मल्टी लेवल। मल्टी लेवल क्या होगा? ए की प्रॉपर्टी किसने यूज़ कर ली? बी ने। बी की प्रॉपर्टी किसने यूज़ कर ली? सी ने। ठीक है, ये है मल्टी लेवल। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस ए, ये नंबर 4 है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस ए, बी, सी। ये इसके बिल्कुल उल्टा है, ध्यान रखना। ये दो पे है मल्टीपल, ये हायरार्किकल। हायरार्की बन जाती है जैसे ट्री में होती है, ऊपर से नोड जो होते हैं ट्री में, इस तरीके से हायरार्किकल बन जाता है। तो सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। हाइब्रिड नंबर 5 पे देखो, हाइब्रिड यानी कि ए एक क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी हायर कर ली बी ने, उसकी प्रॉपर्टी हायर कर ली सी ने, और इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है हायर कर ली डी ने। किसने? डी ने। तो ये बन गया हाइब्रिड। क्या बन गया? हाइब्रिड। ठीक है भाई, ये है इस तरीके से इनहेरिटेंस। आपको क्वेश्चन पूछेगा, देखो इनहेरिटेंस में से पक्का जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ ना, क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा आपसे। मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करूँगा HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऐसे क्वेश्चन जहाँ से HSSC लगभग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये था आपका इनहेरिटेंस। कौन सा? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, एक चीज़ मैंने करवाई है लेकिन शायद आपने नोट ना की हो। देखो उस चीज़ को मैं दोबारा बताना चाहता हूँ आपको, कैसे थी वो चीज़, दोबारा बताना चाहूँगा मैं आपको। आपने देखा भी होगा, मैंने लिखा सी आउट। सी आउट में मैंने ऐसे लिखा, ये जो ऑपरेटर मैंने यूज़ किए, आपने देखा होगा ये ऑपरेटर मैंने शिफ्ट ऑपरेटर में भी तो यूज़ करवाए हैं। मैंने बोला था आपको ये ऑपरेटर जो हैं शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। बताओ जो लाइव देख रहे हैं वीडियो को, बताओ शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। शिफ्ट ऑपरेटर मैंने सी लैंग्वेज के अंदर आपको करवाया कि ये शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, और ये जो है लेफ़्ट शिफ्ट है और वो जो है राइट शिफ्ट है। होते नहीं होते? होते। तो सपोज करो कि ये शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में यूज़ कर लिया जाए A2, और फिर आउट यूज़ कर लिया जाए सी आउट A, तो अब क्या समझा जाए? अब कंप्यूटर क्या समझे, मशीन क्या समझे? इस ऑपरेटर को शिफ्ट ऑपरेटर समझे, इस ऑपरेटर को शिफ्ट ऑपरेटर समझे, या इस ऑपरेटर को आउटपुट ऑपरेटर समझे, या इस ऑपरेटर को शिफ्ट ऑपरेटर समझे, या फिर इसको भी आउटपुट ऑपरेटर समझे। समझ रहे हो बात को? एक ही ऑपरेटर को 2 बार प्रयोग कर लिया मैंने। एक ऑपरेटर को मैंने कितने बार प्रयोग कर लिया? 2 बार प्रयोग कर लिया। और इसी को मैं कह रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को मैं कह रहा हूँ ओवरलोडिंग।
ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही ऑपरेटर को कई बार कई तरीके से प्रयोग कर लेना। देखो होगा आपने, यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में प्रयोग है, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर के रूप में प्रयोग है। तो जैसे प्लस है, प्लस को भी कई तरीके से यूज कर लेना, ए प्लस बी, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर के रूप में, ए प्लस प्लस सिंगल ऑपरेटर के रूप में, या फिर फंक्शन के अंदर भी कई बार यूज हो जाता है ए प्लस प्लस डॉट स्टार, इस तरीके से यूज कर लिए जाते हैं। तो यानी कि एक ही ऑपरेटर का कई बार प्रयोग कर लेना आपका क्या लगता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, तो अब आपको पता चल गया क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन देखो एचटेट के रिगार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो एचटेट के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे कौन से ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, जो ओवरलोडेड हो ही नहीं सकते। ऐसे कौन से ऑपरेटर हैं ओवरलोडेड ही नहीं हो सकते। देखो एक तो डॉट, डॉट फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड। डॉट तो डॉट का ही काम करेगा जी, डॉट किसी और चीज़ का काम कर नहीं सकता, जहां मर्जी लगा दो डॉट काम डॉट का ही करेगा। मेंबर फंक्शन या पॉइंटर टू मेंबर, मेंबर पॉइंटर कह सकते हैं इसको, मेंबर पॉइंटर, ये भी दो प्रकार से प्रयोग नहीं हो सकता। स्कोप रिजोल्यूशन, जो मैंने अभी आपको करवाया था कि इनके स्कोप जो उतना बढ़ जाता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है दो प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता, एक ही चीज़ होगी इसकी। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर, जो हमने किया था कंडीशन के तहत, कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी दो प्रकार से प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो ये एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। तो आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ऑपरेटर आपको दे देगा प्लस, ऑपरेटर आपको दे देगा डिवीज़न, ऑपरेटर आपको दे देगा एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर आपको दे देगा कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो हैं नहीं किए जा सकते। क्लियर है बात? आई थिंक क्लियर है, क्लियर है ना। तो यहाँ तक था, जस्ट 1 मिनट सर। तो ये थी आपकी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज कंप्लीट एचएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्लीट तो वैसे तो मैंने बताया कि जैसे आपको 6 महीने भी नहीं कंप्लीट हो, लेकिन एचएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट जो है मैंने आपके सी प्लस प्लस के अंदर करवाए हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम थे उनको सी प्लस प्लस में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है, ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है। सिर्फ इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर आपने चेंज करने हैं, यूं का यूं लिखा जा सकता है। एडवांस जो चीज़ें थी वो सी प्लस प्लस के अंदर वो क्या थी, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये चीज़ें एडवांस थी। जो ऑपरेटर हैं ये एडवांस थे, बट हमने प्रोग्रामिंग इतनी एडवांस जाके नहीं करनी। ज़्यादा से ज़्यादा अब तक सी प्लस प्लस के अंदर क्या पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है फंक्शन। और फंक्शन मैंने सेम आपको बता दिए सी लैंग्वेज के अंदर कि फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। अब आप, मुझे लगता है सी और सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगर कोई चीज़ आपके माइंड में रहती है या कोई ऐसा एग्ज़ाम आपके पास है जिसके क्वेश्चन अभी तक क्लियर नहीं हुए आपके, तो वो आप क्वेश्चन मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। मैं सी प्लस का प्रोग्राम जो है आपको बना के दिखाएंगे। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ा जो है इसमें समझ आ जाए कि प्रोग्राम जो है वो कैसे होते हैं।
देखो अभी तक जो मैंने करवाया है वो आपको करवाया है C++ के सारी फीचर्स जो हैं या फिर ऊप्स जो हैं, जहाँ से कंसेप्ट चीज़ें पूछी जाती हैं, जहाँ से एब्स्ट्रैक्शन पूछा जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म पूछा जाता है, एनकैप्सुलेशन पूछा जाता है, क्लास पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर पूछे जाते हैं, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल वो सारे के सारे ऑपरेटर पूछे जाते हैं, जो C में भी मैंने करवाए थे और C++ में वो चीज़ें सेम हैं। और जो पूछने वाली चीज़ें हैं वो कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, या फिर आपका ऑब्जेक्ट है, या फिर आपका कह लीजिए इनहेरिटेंस है। पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। ये मैंने आपको बताया कि कौन से ऑपरेटर हैं जो ओवरलोड नहीं हो सकते, और आज मैं कोशिश करूँगा एक प्रोग्राम के ज़रिए आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने की। तो ध्यान से देखना वीडियो को, समझना। देखो C++ का प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम में कोशिश करूँगा कि एक ही प्रोग्राम में सारी चीज़ें मैं समअप करूँ। उसके बाद क्योंकि फिर हम जो है पाइथन शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका पाइथन का होगा, पाइथन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम आई थिंक एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं, और अप्रोक्सीमेट है वो कि हाँ लगभग है इस तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से बहुत पहले आपका कवर हो जाए, ताकि आप रिवीजन भी उस चीज़ का कर सको, इन सभी चीज़ों का। ठीक है, देखो प्रोग्राम देखो, मैं इस साइड से शुरू करता हूँ, हो सकता है 2 बार लिखना पड़ जाए वो। सबसे पहले देखो क्लास में यहाँ से शुरू करता हूँ। क्लास जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के नाम से कोई क्लास है, ठीक है जी। इसके अंदर यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है प्राइवेट, प्राइवेट मेंबर मैंने डिक्लेयर किए हैं। प्राइवेट मेंबर कौन से डिक्लेयर किए हैं मैंने, इंट A, B, क्लियर है जी। पब्लिक, अब मैंने पब्लिक में एक फंक्शन बनाया, पब्लिक के अंदर void के नाम से एक फंक्शन बनाया, खाली फंक्शन है, void set data, void set data int x int y, ये मैंने उसके अंदर डिक्लेयर कर दिया है। ये मैंने पब्लिक सेक्शन में क्लास के अंदर ही, क्योंकि क्लास की ब्रेसेस यहाँ से शुरू होती है। देखो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। क्लास के अंदर ही मैंने ये void set data आपका बनाया है। मैंने कहा कि a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई, a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई, और यहाँ ये फंक्शन जो है बंद कर दिया मैंने। ये वाला फंक्शन है जो यहीं तक था, ये मैंने फंक्शन जो है बंद कर दिया आपका। इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने चलाया, अभी भी हम क्लास के अंदर ही चल रहे हैं, देखो ठीक है ना। void area, void area मैंने चलाया, void area के अंदर मैंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा इंट ARR, इसको मैं एरिया कह रहा हूँ, ARR वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो, आपको मैंने बताया था वेरिएबल का नाम है जो कुछ भी हो सकता है। बेटर यही हो कि जिस चीज़ का प्रोग्राम हम बना रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड हो तो दी बेस्ट है। क्लियर है। देखो इंट ARR इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ सी आउट करवा लेता हूँ, सी आउट ARR, और इस प्रोग्राम को जी मैं कर देता हूँ बंद। देखो ये ब्रैकेट अभी भी खुली है, ये ब्रैकेट यहाँ खुली थी, इसी फंक्शन की ये ब्रैकेट यहाँ बंद होगी, इस फंक्शन की ये ब्रैकेट यहाँ खुली थी और यहाँ पे बंद होगी। अब मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ, क्लास को मैं बंद कर रहा हूँ। क्लास को बंद करते समय सेमीकोलन लगेंगे, इस ब्रेसिस के पीछे क्या लग जाएंगे, सेमीकोलन लग जाएंगे। यहाँ पे जाके अपनी क्लास क्या होगी, बंद होगी। लेकिन चाहे C++ हो, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज के अंदर एक मेन ज़रूर होगा। मैं यहाँ ले लेता हूँ जी void main। देखो इस प्रोग्राम को मैं बोर्ड पे पूरा लंबा ना बना के इस साइड दिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी हो सकता है परेशानी हो, बट मुझे लगता है कि आ जाएगा फिर भी आपको समझने में। देखो void main, यहाँ मैंने मेन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। देखो इट्स ईजी, मेन प्रोग्राम यहाँ मैंने शुरू कर दिया है। अब मेन प्रोग्राम के अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्लास का नाम है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मैंने लिख लिया, रेक्टेंगल। सेम स्पेलिंग होनी चाहिए जो आपने ऊपर लिखी है, चाहे गलत भी हो, चाहे स्पेलिंग आपकी गलत भी हो, लेकिन स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपकी ऊपर लिखी हुई है, सेम।
और ये तो था क्लास का नाम। अब जो है ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, कोमा ये दो ऑब्जेक्ट बन गए, जितने मर्जी चाहूँ ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होंगे, क्लास क्या होगी, फंक्शन किस तरीके से वर्क करेंगे, ये मैं अभी आपको समझा दूंगा थोड़ी थोड़ी देर में, सारी चीज़ें धीरे धीरे। देखो अब मैं क्या करूँगा, R1 डॉट, क्योंकि R1 एक ऑब्जेक्ट है जो रिकॉर्ड निकाल के लेके आएगा। किसका रिकॉर्ड मैं कहता हूँ, सेट डेटा, सेट डेटा, R1 डॉट सेट डेटा, और इसमें मैंने डाल दिया 10,20, 10,20। फिर मैंने कहा R1 डॉट ARR, इसका जो नाम था एरिया नाम था, AREA एरिया, और इसको मैंने समाप्त कर दिया। फिर मैंने कहा R2 डॉट सेट डेटा 5,10। फिर मैंने कहा R2 डॉट एरिया, और ये इस तरीके से मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने, अगर ऊपर वॉइड है तो रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न 0, अगर यहाँ इंटीजर होता फिर अपने को रिटर्न टाइप भी देने की ज़रूरत थी। क्लियर है जी, यहाँ तक बातें। देखो अगर कोई चीज़ें ना समझ में आए, साथ के साथ आप कमेंट भी करते रहना, और बाद में भी आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब वीडियो पे कि ये चीज़ सर क्लियर नहीं हुई है। देखो यहाँ ये प्रोग्राम मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ, कई बार इस प्रकार का प्रोग्राम आ जाए तो आपने, हो सकता है कि कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जितना संभव हो सके उतना तो करो, ठीक है ना बात, जितना संभव हो उतना तो हम करें। पूरा समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन जितना संभव हो सकता है मतलब प्रोग्राम इस प्रकार का दिया मिल जाए आपको और आसानी से वो सॉल्व हो सके। देखो मैं ये कहता हूँ कि आपने जो प्रोग्राम सॉल्व करना शुरू करना है तो क्लास नहीं देखनी, आपने देखना है सबसे पहले मेन कहाँ है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, मेन कहाँ है। अगर मेन भी नहीं दे रखा, कई बार मेन भी नहीं दिया होता, सिर्फ फंक्शन दिए होते हैं और पूछ लेता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, मेन नहीं दिया होता कई बार, तो फिर आपने फंक्शन के हिसाब से, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा फंक्शन ये किस तरीके से वर्क करेंगे, तो फंक्शन के हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। देखो अब स्टार्टिंग में मेन से कर रहा हूँ। मेन में हमने देखा कि रेक्टेंगल नाम की कोई क्लास है, उसके दो ऑब्जेक्ट हैं R1 और R2। ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। जब ये क्लास बन गई, हमारी क्लास बनी थी, हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हम इस क्लास की सहायता से, इन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की सहायता से इस ही प्रोग्राम के अंदर चाहे हज़ारों ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हज़ारों रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। जबकि C++ में हमें क्या लिखना पड़ता, हर चीज़ के लिए कोड, हर चीज़ के लिए कोड, हर चीज़ के लिए कोड, हर चीज़ के लिए कोड। अगर C++ में हमें ये भी ना लिखना पड़ता, फंक्शन पे आ जाते हैं हम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि फंक्शन की वीडियो है, तो फिर हमें फंक्शन बार बार फंक्शन कॉल, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी C लैंग्वेज के अंदर नहीं थी, ये C++ के अंदर आई है। देखो अब हम मेन में चले गए जी, मेन के अंदर एंट्री कर ली हमने। अब जैसे ही हमने मेन के अंदर एंट्री कर ली, हमने देखा कि R1 नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसको बुला रहा है, सबसे पहले वो बुला रहा है सेट डेटा को। सेट डेटा नाम का कोई फंक्शन है, ये पढ़ा जी सेट डेटा नाम का फंक्शन। ये हमने पब्लिक इसीलिए बनाया था ताकि ये सारी जगह कॉल किया जा सके। समझ रहे हो ना बात को। हमने प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड 3 प्रकार के स्पेसिफायर पढ़े। प्राइवेट भी पढ़ा, प्रोटेक्टेड भी पढ़ा और पब्लिक भी पढ़ा। हमने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है और वो हमें पब्लिक करना पड़ता है, जो डेटा मेंबर है या डेटा फंक्शन है, तो ये हमने पब्लिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास की यहाँ से ब्रैकेट शुरू हुई और ये जो क्लास की यहाँ से ब्रैकेट बंद हुई, इससे बाहर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसको पब्लिक कहा। देखिए नेक्स्ट चीज़ों को समझते चलते हैं। देखो अब होगा क्या, इससे और चीज़ क्या होगी, जस्ट ओनली 10 मिनट, 10 मिनट में मैं 10 मिनट। तो देखो होता क्या है इसमें सेट डेटा नाम का कोई फंक्शन है, बिल्कुल है जी। इसने कहा उसके अंदर ये वैल्यू ले जाओ, 10 और 20 वैल्यू ले जाओ, उसके अंदर 10 और 20 वैल्यू ले जाओ कॉपी करके।
तो x के अंदर जो आ बैठा वो क्या आ बैठा 10 और y के अंदर जो आ बैठा वो क्या आ बैठा 20। ठीक है जी, सेट डेटा के अंदर ध्यान रखना। जब ये इनके अंदर आ बैठे तो इसने कहा कि x की वैल्यू उठाकर a में पुट कर दो, y की वैल्यू कॉपी करके b में कॉपी कर दो, y की वैल्यू जो b में कॉपी कर दो, x की वैल्यू a में कॉपी कर दो, कर दीजिए। अब a कितना हो गया, a 10 हो गया और b 20 हो गया, और एक्स वाई में सेम वैल्यू पड़ी है, एक्स वाई के अंदर वैल्यू कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये कॉपी होती हैं। फिर इसके बाद ये तो हो गया जी, फाइनल इसका काम तो हो गया। अब अगला प्रोग्राम चला, पहले ये प्रोग्राम चला था, ये काम खत्म हो गया इसका, ये ब्रैकेट थी यहाँ पे, इसने वैल्यू पुट करके ये बाहर आ गया और यहाँ इस पे बात आ गई। अब अगली लाइन पे इसने कॉल कर लिया r1 डॉट एरिया। अब एरिया कहाँ है, ये यहाँ पर आ गया जी, एरिया के अंदर, एरिया के अंदर आ गया। एरिया के अंदर इसने देखा कि इंट ARR नाम का कोई वेरिएबल है, ARR नाम का कोई बॉक्स है, उसके अंदर डालना क्या है, A और B की मल्टीप्लाई करके उसके अंदर डालनी है। यानी कि जो यहाँ आया था A और B के अंदर, क्योंकि A और B क्लास के प्राइवेट हैं, क्लास है जो प्राइवेट है, और ये इस क्लास के अंदर ही बुला रखे हैं हमने, देखो ये ब्रैकेट है, और A और B ये चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी। तो A और B 10 और 20 की मल्टीप्लाई करके किस में डल जाएगा, ARR में 200 डल गया जी। इससे अगली लाइन चलेगी, पहले ये ख़त्म होगा, इन ब्रेसिस के बीच में ये चीज़ ख़त्म होगी। तो इसने कहा सी आउट ARR, इसने लिख दिया जी बाहर, जैसे ही ये चला इसने बाहर लिख दिया 20 गुना 10 200, कितना लिख दिया 200। अब ये 200 लिख के बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि ये ब्रेसिस बंद है। 200 लिखे, अपना काम किया और बाहर आ गया। अब देखो आगे क्या होगा, ये कह रहा आगे तीसरी लाइन पे चलें, चौथी लाइन, पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन पे आ गए। ये फिर से कह रहा है R2 नाम का एक और कोई ऑब्जेक्ट आ गया जो सेट डेटा फंक्शन को बुला रहा है। सेट डेटा फंक्शन ये है, ये कह रहा है कि 5 और 10 लेके चले जाओ उसमें, जैसे इसमें 10 और 20 पड़ा था, इसमें 5 और 10 आकर बैठ गए, क्योंकि ये कह रहा है कि 5 और 10 वैल्यू ले जाओ इसके अंदर, 5 और 10 वैल्यू आ गई। फिर से वही वैल्यू जो है इनमें कॉपी होगी, A और B के अंदर, A के अंदर 5 आ बैठेगा, B के अंदर 10 आ बैठेगा। फिर ये वापस चला जाएगा, फिर ये कहेगा R2 डॉट एरिया। अब ये R2 डॉट एरिया वाले के पास जाएगा और एरिया वाला कह रहा है कि A और B की मल्टीप्लाई करो, ARR के अंदर डाल दो, जो कि कितना बनता है 50, और फिर कह रहा है कि इसको प्रिंट भी कर दो। फिर यहाँ आ गया जी 50। क्लियर है ना बात, समझ में आई? देखो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छे तरीके से भी समझाने की कोशिश करते हैं इसको। देखो आज यही प्रोग्राम करेंगे इस क्लास के अंदर, यही प्रोग्राम ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बस। देखो समझना तरीके से, देखो हो सकता है मतलब आपका कहीं ना कहीं भला हो जाए, आई मीन टू से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम में ये चीज़ आ जाए, ठीक है ना। देखो ये आपसे क्या पूछेगा, ये आपसे पूछेगा आउटपुट बताओ जी इस प्रोग्राम का क्या आया, क्या आउटपुट आया इस प्रोग्राम का। ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन में ए में दे दिया 200,50, ऑप्शन बी दे दिया 50,200, ऑप्शन सी दे दिया 50,50, ऑप्शन डी दे दिया 200,200। इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, और दिए भी हैं ऐसे ऑप्शन, ठीक है ना। ये फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को बुलाना, फंक्शन की प्रक्रिया समझने का फंक्शन है, प्रोग्राम है, ठीक है। समझ में आना चाहिए बस आपको। देखो अब दोबारा से फिर देख लो, ठीक है ना, एक और एफर्ट लग जाएगा मेरा तो दोबारा से। तो हमने शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत करनी है हमने मेन से। कहाँ से शुरुआत करनी है, मेन से शुरुआत करनी है। मेन में हमने देखते चलना है कि किया क्या है, मेन में हमने देखते चलना किया हुआ क्या है। रेक्टेंगल है, बिल्कुल रेक्टेंगल नाम की कोई क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट का मतलब है जितनी चीज़ें, जितने रेक्टेंगल का एरिया वो फाइंड करना चाहता है उतने ऑब्जेक्ट इसने बना लिए। इसने कहा एक सेट डेटा है, उसके अंदर 10 और 20 की वैल्यू लेके चले जाओ और वहाँ देखो होता क्या है। सेट डेटा बैठा था, 10 और 20 की वैल्यू ले आया, इसने एक्सचेंज कर दी वैल्यू। फिर इसने कहा कि एरिया वाले को बुलाओ, कौन है एरिया में। ये एरिया वाले के पास गया, एरिया वाले के पास बैठा था A और B की मल्टीप्लाई,
और इसने एरिया प्रिंट कर दिया, भाई साहब कितना आया 200। फिर यही काम इसके साथ किया, इसमें एरिया कितना आया 50, तो आउटपुट कितना दिखाएगा 200 और 50, सॉरी 250, 200 भी दिखाएगा और 50 भी दिखाएगा। अब मैं ये कहता हूँ आपको, आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं मोल्ड कर देता हूँ और फिर बताना आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब मैं पहली बात तो इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 2 7, इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं 5 5। अभी एरिया कितना आएगा 14 और 25 एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ अब आपको देखो किस तरीके से मिल सकता है प्रोग्राम। ये R1 डॉट R2 जो था, मैंने एक R3 और ले लिया, R3 और ले लिया मैंने, और मैंने कहा R3 डॉट एरिया, R3 डॉट एरिया। अब क्या दिखाएगा, देखो इस एरिया के अंदर तो 14 दिखाया, इस एरिया के अंदर 25 दिखाया, इस एरिया के अंदर क्या दिखाएगा, जबकि R3 डॉट की वैल्यू जो है वो पहले वाली है, ये वाली अब R3 डॉट की वैल्यू हमने डाली ही नहीं। जैसे इसके अंदर 5 डाला था सेट डेटा के अंदर, R3 की वैल्यू हमने पुट ही नहीं की, तो ये पुरानी वैल्यू उठा लेगा। तो पुरानी वैल्यू कितनी है, लास्ट वाली जो वैल्यू है वो सेट डेटा के अकॉर्डिंग है, और सेट डेटा के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा जी। क्लियर है ना बात यहाँ तक। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी। जस्ट अ मिनट, ओके। देखो और क्या चीज़ है, देखो इसमें मैंने कहा आपको कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था आपको, कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है, प्रोग्राम को इनिशियलाइज करता है। प्रोग्राम शुरू होते ही वैल्यू को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, इनिशियलाइज कर देता है। अब अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता, तो बार बार ये सेट वैल्यू, सेट डेटा दोबारा कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो। तो हम यहाँ पे वॉइड, ये रेक्टेंगल वाला जो है, रेक्टेंगल के नाम से क्या बना सकते थे, एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, उसके अंदर वैल्यू पास कर सकते थे, या उसके अंदर ए बी डाल के वहाँ से वैल्यू गेट करवाते रहते और ये काम जो है करता रहता। समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज़ है जी प्रोग्रामिंग के अंदर, C++ की प्रोग्रामिंग के अंदर। आई थिंक देखो जो कई चीज़ें हैं, पहला आया ऑब्जेक्ट। आपने पूछा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट वर्क कैसे करता है, ये ऑब्जेक्ट है भाई। जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने रेक्टेंगल को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। उतने ऑब्जेक्ट की सहायता से उस क्लास के फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, बुलाएंगे। क्लास क्या होती है जी, क्लास रेक्टेंगल के अंदर हम कौन एरिया फाइंड करने का हो गया और डेटा गेट करने का 2 फंक्शन हो गए, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया, ठीक है ना। प्राइवेट और पब्लिक मैंने आपको बताया कि ये प्राइवेट इसलिए मैंने लिए, प्राइवेट का मतलब है इस क्लास के विद इन द क्लास, पब्लिक का मतलब है पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी इसको ले जाएं, इसको पूरे प्रोग्राम को कहीं भी हम कॉल कर लें, ठीक है। ये ए बी तो नहीं गए ना, ए बी कहीं नहीं गए, ए बी क्योंकि ए बी तो यहीं रह गए, यहाँ तक रह गए, सीमित रह गए, बाकी जो है एक्स वाई कॉल हुई है सारी की सारी। तो इस तरीके से जो ये वर्क करेगा वो क्या है, C++ प्रोग्राम।